हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल एडिशन में। आज उस तूफान की खबर के साथ हम मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका सामना इस वक्त दक्षिण भारत करने वाला है। चंद घंटों का वक्त और उसके बाद आप समझ लीजिए कि हमारा दक्षिण भारत इस तूफान से दो दो हाथ कर रहा होगा। 3 राज्यों की 25 जिलों के 2 करोड़ लोग, 3 राज्यों के 25 जिलों के 2 करोड़ लोग जो हैं, आप समझ लीजिए इस खतरे, इस तूफान से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जिंदगी पर यह खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान का नाम है निवार, जिसको हिंदुस्तान निपटाने की पूरी कवायद शुरू कर चुका है। निवार का मतलब क्या होता है? रोकथाम, रोकना, यानी रोक के रखना। और अब इसी निवार को रोक देने के लिए हमारी एजेंसियां एकदम डट कर सामना करने की तैयारी में है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, ट्रेनें रोक दी गई हैं, फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। 37,000 लोगों को खबर ये मिल रही है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है और अब तूफान के टकराने का इंतजार किसी तरह हो रहा है। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मैं बता दूं आपको, ये तूफान तटों से, तटीय इलाकों से टकराने वाला है। एक साथ 3 अलग अलग राज्यों में ये असर करने की गुंजाइश छोड़ सकता है, असर छोड़कर कहीं ना कहीं जा सकता है। लेकिन पहला जो मुकाबला है उस महाबलीपुरम से है, जहां पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तो आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी तूफान से निपटने की हिंदुस्तान की तैयारी पर आधारित है। आप देखिए, निवार को निपटा दो आज जब हम कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। पहले समंदर के सीने में उठा तूफान, फिर शहरों में शुरू हुई भीषण बारिश। दिन में ही छाने लगा अंधेरा। और रात के अंधेरे के साथ बढ़ती गई हवा की रफ्तार। हिंदुस्तान तैयार, तूफान से मुकाबले का इंतजार। निवार तूफान। निवार का मतलब होता है रोक देना, और अब हिंदुस्तान को इस तूफान के नाम का असली मतलब समझाना है। जो पेड़ है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त हवा जो है वो शुरू हो चुकी है। तेज हवा इस वक्त बह रही है, साथ ही बारिश जो है वो भी लगातार भारी बारिश जो है वो देखी जा रही है। चेन्नई समेत तमाम जो तमिलनाडु के भी डिस्ट्रिक्ट है, कडलूर, नागपट्टनम, इन सभी जिलों में जो है लगातार भारी बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के मशहूर पर्यटन स्थल पुडुचेरी से लेकर तमिलनाडु के तटीय शहरों तक, चेन्नई महाबलीपुरम से लेकर आंध्र प्रदेश तक इस तूफान का असर आज पूरे दिन दिखा। तूफान जब 200 किलोमीटर दूर था तब शहरों की तस्वीर ऐसी थी। पहले ये तूफान शाम तक पुडुचेरी और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में टकराने वाला था, लेकिन दोपहर होते होते इसकी रफ्तार बदली और अब ये देर रात तक हिंदुस्तान में दस्तक देगा। मध्यरात को ये तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को कराईकल और मामलापुरम के बीच में तट को पार करेगा। जब पार करेगा इसका विंड स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है।
सो ये विंड स्पीड की वजह से एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है। हेवी रेनफॉल कुछ एरिया में अभी हो रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ेगा। तूफान आने में देर जरूर हुई, लेकिन जोरदार बारिश ने तमिलनाडु का माहौल बदल कर रख दिया। चेन्नई से महज 60 किलोमीटर दूर मंदिरों के शहर महाबलीपुरम में पूरे दिन बारिश होती रही और बारिश के साथ ही बढ़ती गई हवा की तेज रफ्तार। शहर शहर बारिश ने तूफान के इंतजार को और गहरा कर दिया, सड़कों को धुंधला कर दिया और शोर सिर्फ बरसते बादलों का था। चेन्नई में बारिश का पहला राउंड ही भयावह रहा। कई इलाकों में सड़कें डूबी और पानी मोहल्लों के भीतर घुस गया। पिछले महीने ही बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण तबाही मचाई थी। तब 98 लोगों की जान चली गई थी। हैदराबाद जैसा हाईटेक शहर पानी की आगोश में समा गया था और अब चेन्नई जैसे शहर पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि तूफान की वजह से बहुत तेज बारिश होगी और तटीय इलाकों में एक दिन में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान सबसे पहले घरों से लेकर पेड़ और बिजली फोन के पोल तक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए प्रशासन इंतजाम में जुटा है। 2015 में ही इसी तरह की भारी बारिश के कारण जो है चेम्बरमबाकम लेक में काफी पानी भर चुका था, जिसके बाद लोगों को वहां से निकाला गया था और चेन्नई में बाढ़ के हालात भी देखे गए थे। हालांकि इस बार मौसम विभाग का कहना है कि बाढ़ के हालात ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश जरूर देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में कल तक की छुट्टी दी गई है। 7 जिलों में बस की सर्विस रोक दी गई। पुडुचेरी में कल तक धारा 144 लगा दी गई है। तमिलनाडु में पहले सिर्फ आज की ही छुट्टी का ऐलान किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब चेम्बरमबक्कम का दौरा किया तो हालात को देखते हुए राज्य के 13 जिलों में कल भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जिस पुडुचेरी में तूफान का केंद्र होगा, वहां भी सीएम नारायणसामी ने तटों पर पहुंचकर तैयारी का दिन में जायजा लिया। Because cyclone is going to be 140 to 150 kilometer speed, therefore this river cyclone is going to have a devastating effect. Therefore, we told the officials to be on alert by 24/7, be on the move, and ensure the people's safety. एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित भी उसी पुडुचेरी में है, जहां तूफान टकराने वाला है। रात के अंधेरे में तूफान का शोर डराने लगा है और जब ये लैंडफॉल करेगा तब हवा की गति जो है वो करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। और जब ये हवाएं इतनी तेज चलती है तब यहाँ के जो पेड़ है वो भी पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। इससे आप अनुमान लगाइए कि कोई इंसान अगर यहाँ पर मौजूद हो तो उसकी क्या हालत होगी। पुडुचेरी में आज दिन से ही बाजार बंद कर दिए गए। राज्य सरकारों के साथ साथ रेलवे भी इंतजाम में जुटा है। 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। प्रभावित सभी 6 रेलवे डिवीजन हाई अलर्ट पर है और चक्रवाती तूफान में उखड़ सकने वाली सभी चीजों को हटा दिया गया है। तूफान का खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2 दिन पहले ही तूफान ने यमन और सोमालिया जैसे देशों में तबाही मचा दी। अरब सागर में अदन की खाड़ी के एक तरफ बसे अफ्रीकी देशों में गति तूफान ने तबाही मचाई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश से इन देशों में अचानक बाढ़ आई। चिंता की बात यह है कि जब ये गति तूफान इन देशों से टकराया था तो रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर की थी और अब निवार इससे भी तेज आ रहा है। 150 किलोमीटर तक की रफ्तार से तूफान आने की आशंका है। कोरोना काल में हिंदुस्तान में ये तीसरे तूफान की दस्तक है। इसी साल मई में पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने उम्पुन तूफान की त्रासदी को झेला था। तब 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थी, लेकिन जोरदार बारिश ने देश के पूर्वी हिस्से को हिलाकर रख दिया था। ऐसा त्राहिमाम मचा कि 128 लोगों की जान चली गई थी। इस तूफान में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
महीना भी नहीं बीता जब अरब सागर में एक और तूफान उठा। इस बार देश के पश्चिमी हिस्से पर कुदरत का कहर टूटा। निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र और गोवा को झकझोर कर रख दिया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और कोरोना की भीषण मार झेल रही मुंबई को इस तूफान का सामना करना पड़ा। तबाही तूफान से कम हुई थी, फिर भी 6 लोगों की जान चली गई और करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। पूरब और पश्चिम भारत के बाद अब दक्षिण भारत में तूफान का कहर मचने वाला है। अम्फन जो आया था ईस्ट कोस्ट में, वो भी सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में था, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में था 1999 के बाद। तो उससे तो कंपैरिजन इसको नहीं करना चाहिए। और जो साइक्लोन निसर्ग था वो भी एक एक्सट्रीमली सीवियर या वेरी सीवियर कैटेगरी में था। लेकिन हाँ, ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है डिप्रेशन से लेकर सीवियर साइक्लोन से लेकर अब वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि निसर्ग के आसपास का ये कैटेगरी का साइक्लोन है। कोरोना जैसी महामारी झेल रहे देश में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। घर में बंद रहने को मजबूर लोगों के लिए कोरोना काल में तूफान दोहरी चुनौती लेकर आता है। अमूमन मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के महीने में तूफान आते हैं। पहला राउंड बीत चुका है। पश्चिम और पूर्वी भारत ने बर्बादी का दंश झेला। अब दक्षिण भारत को चुनौती का सामना करना है, दीवार को निपटाना है और हर इंसान की जिंदगी को महफूज रखना है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां खबर होती है वहां पर एबीपी न्यूज होता है। इसीलिए जो केंद्र है इस तूफान का, वहां पर मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। पिंकी, उम्मीद करती हूं कि आप अपना पूरा ख्याल रख रही होंगी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके के हालात हैं। ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि मतलब हम निपटारे के लिए तैयार है? रूबिका, इससे पहले कि हम निपटारे के लिए तैयार, आपको बताएं, पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं हमारे ऑडियंस को कि किस तरह से जो है इस वक्त जो सागर है वो कितना ज्यादा रफ दिखाई दे रहा है इस वक्त। और अब बात करते हैं कि क्या भारत जो है वो इस साइक्लोन से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें रूबिका कि पिछले कई ऐसे साइक्लोन्स हैं जो कि भारत ने ये प्रूव किया है कि वो पूरी तरह से साइक्लोन से निपटने के लिए तैयार है। जिस तरह के वेदर सैटेलाइट्स हमारे पास है जो कि समय रहते हमें पूरी तरह से एकदम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिसके बाद जो है तमाम जो साइक्लोन जोन्स होते हैं उन्हें तुरंत अलर्ट पर डाल दिया जाता है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहती है, टीम्स को तैनात कर दिया जाता है और कोस्टल इलाकों में जितने भी लोग लो लाइंग एरियाज में रहते हैं जहां पर रिस्क होता है वहां पर तुरंत उन लोगों को जो है इवैक्यूएट कर सेफ शेल्टर्स में जो है पहुंचा दिया जाता है। जिसके कारण हमने पिछले कुछ साइक्लोन्स में देखा भी है कि किस तरह से मिनिमम डैमेज जो है वो देखा जाता है। खासतौर पर अगर जानमाल की बात करें, पब्लिक प्रॉपर्टीज को क्योंकि डैमेज जरूर होता है, क्योंकि उसमें जो है हम कितनी भी कोशिश करें तूफान से बच निकलना इतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि जानमाल का नुकसान जो है वो भारत बहुत से बहुत कम करने में कामयाब रहा है। और अब भी अगर बात करें साइक्लोन निवार तूफान की, तो अब भी 100 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है और लगातार नॉर्थवर्ड बढ़ रहा है। और पुदुचेरी और करैकाल के बीच में लैंडफॉल का नया जो इंफॉर्मेशन आया है, लैंडफॉल कहीं पर भी कर सकता है पुदुचेरी और करैकाल के बीच में, यानी सीधे तौर पर पुदुचेरी के नजदीक। ये जो आप पूरा बीच रोड देखेंगे, हवाएं जो है पेड़ों के जरिए आप अनुमान लगा सकती है कि इस वक्त जो है साइक्लोन का जो असर है वो दिखने लगा है। काफी ज्यादा उफान पर है समंदर, लहरें उफान पर है और हवाएं जो है काफी ज्यादा तेज इस वक्त चल रही है और साथ ही भारी बारिश जो है वो लगातार देखी जा रही है। ये कह रहे हैं कि तूफान ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया, उसकी आहट साफ तौर पर वहां आप पुदुचेरी में उसका एहसास कर पा रही है। पिंकी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा और हर पल की खबर हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात जरा जेल से सरकार गिराने की साजिश की करनी है। जेल का नाम लेते ही बताइए आपके सामने कौन सी तस्वीर उभर कर आती है। एक छोटा सा सेल आपको दिखाई देता होगा जिसके बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, आपको कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है, फोन और बाकी सुविधाएं तो बस आप भूल ही जाइए। लेकिन अगर कैदी का नाम लालू यादव हो तो जेल की सजा भी मजा बन जाती है।
जेल की सेल भी आलीशान बंगले में तब्दील हो जाती है। लालू यादव रांची की जेल में चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं, लेकिन इन दिनों लालू यादव जेल से ही सरकार गिराने की पूरी साजिश रच रहे हैं। ऐसा आरोप बीजेपी ने उन पर लगाया है। आरोप क्या है कि बिहार की ताजा चुनी सरकार को गिराने के लिए लालू यादव जतन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक को फोन किया, कई तरह के उनको ऑफर दिए गए, लेकिन जेल से लालू के इस खेल का आखिर में पर्दाफाश हो गया। देखिए, सीन भले ही फिल्मी हो, लेकिन लगता है कि लालू यादव को भी जेल में कुछ ऐसी ही सुविधाएं मिल रही होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू यादव जेल से सरकार गिराने की साजिश कैसे रचते? पासवान की बधाई। मुझे लगा कि जिस तरह से सबों ने बधाई दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दिया था जीत के लिए, भाई एक वही बधाई दे रहे हैं, तो मैंने उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल स्पीकर का चुनाव, इसको गिराना है, सरकार गिराना, हम साथ, तुमने कैसे साथ दे सकते हैं? हम पार्टी में है सर, पार्टी वहाँ होती है। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। तो बहुत शौक था कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इतने बड़े लीडर कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। साफ है कि लालू यादव के चरणों में झारखंड की पूरी सरकार नतमस्तक है। लालू के लिए लोहे जैसे कड़े नियम मोम के बन रहे हैं। सजायाफ्ता कैदी को जेल में पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। इसीलिए तो लालू सरकार तोड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। कल रात 8:51 पर बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया और लालू यादव पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। लिखा, लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को फोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। जब मैंने फोन किया तो सीधे लालू ने उठाया। मैंने कहा, जेल से आपकी ये गंदी राजनीति सफल नहीं होगी। इसके बाद तो हंगामा मच गया। आरजेडी थोड़ा डिफेंसिव हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने ऑडियो जारी करके राष्ट्रीय जनता दल को उन्हीं के पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया। पासवान की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे। जी अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। लालू यादव का यह कथित फोन कॉल बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक लल्लन पासवान को आया था। लल्लन पासवान अभी तक सदमे में हैं कि कैसे कोई लोकतंत्र से निकला नेता ही लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर सकता है। देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लालू प्रसाद को दुनिया नहीं जानता कोई। जान लीजिए, डेमोक्रेसी की बदौलत ही लालू प्रसाद जैसा एक गरीब का बच्चा, एक दही बेचने वाली का बेटा देश का मुख्यमंत्री बना, बिहार का मुख्यमंत्री बना, ताकतवर नेता रहा। ये डेमोक्रेसी का दिन है और वह व्यक्ति जिस डेमोक्रेसी ने जिसको यहाँ तक पहुंचा और इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कर सकता है जेल में बैठकर, मैं तो शॉक्ड था। गंभीरता पूर्वक आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या दे, इसीलिए अब वो लालू यादव के इस कथित ऑडियो को डॉक्टर्ड बता रही है। उनकी भाषा बोलने वाला बहुत लोग बोलते रहता है। बहुत से लोग आपको सुनाएंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव का भाषा बोलने वाला, उनकी आवाज में बहुत से लोग बोलते हैं। लोग कह रहे हैं कि ना ये सुशील मोदी जी पॉलिटिकल स्टैंड अपना रहे हैं, लालू यादव का नाम लेकर के स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगा कि इनके प्रवक्ताओं को तो कभी तो अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, कभी भी अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज करना चाहिए कि भाई चलो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अब ऑडियो सामने आ गया तब बोल रहे हैं उससे छेड़छाड़ भी है। आरोप ये भी है कि ललन पासवान के अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगियों को भी लालू यादव का फोन आया था। वीआईपी के मुकेश साहनी को तो डिप्टी सीएम का ऑफर था। बहुत सारे बात की है, लेकिन इस बात को
रखना उचित नहीं है। जब समय पड़ेगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उचित नहीं। लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर कर रहा था कि हमारे साथ आके सरकार बनाइए। मैंने सुना कि आपको डिप्टी सीएम का पद वो ऑफर कर रहे थे, आपने ठुकरा दिया। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं। बीजेपी और जेडीयू सीधे झारखंड सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव इस वक्त रांची में ही सजा काट रहे हैं। लेकिन लगता है कि लालू यादव के लिए सजा मजा बन गई है। उस गठबंधन की सरकार ने लालू जी के साथ विशेष मेहरबानी देने का काम किया है। जेल मैनुअल का उल्लंघन लगातार वहाँ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर लगातार सरकार को आगाह भी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या प्रशासन की नाक के नीचे बैठ के कोई सजा याफ्ता व्यक्ति इस तरह से फोन कर सकता है। अगर कर सकते हैं लालू यादव, तो इस देश में जेल में कम से कम 50 लाख कैदी हैं। उन सबको ये आजादी क्यों ना मिले? बनने दीजिए इसको बनाना कंट्री। लालू यादव को झारखंड में ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना लाजमी है, क्योंकि झारखंड की सरकार में उनकी पार्टी आरजेडी सहयोगी है। झारखंड में कुल 81 सीटों की विधानसभा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 16 और आरजेडी का कुल 1 विधायक है। हालांकि आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत एक ही पाई। लेकिन इसके बावजूद इस एक विधायक के दम पर लालू यादव की पार्टी सरकार में बनी हुई है और लालू यादव को इसका पूरा फायदा मिल रहा है। अब ये समझिए कि लालू यादव जेल के नाम पर बंगले में कैसे रह रहे हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। वो रांची की जेल में सजा काट रहे थे। दावा किया गया कि लालू को कई गंभीर बीमारियां हैं, जिसकी वजह से लालू को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन कोरोना केसेस बढ़ने से अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया। इसके बाद लालू को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक रिम्स में कोई निदेशक नहीं था। अब रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी आ चुके हैं, लेकिन लालू ने यह बंगला खाली नहीं किया और लालू यहीं से अपनी पूरी राजनीति चला रहे हैं। आरोप है कि यह बंगला पूरी तरह से आरजेडी के दफ्तर के रूप में काम कर रहा है। बिहार चुनावों से पहले यह खबर भी आई थी कि लालू यादव इसी बंगले से प्रत्याशियों के टिकट भी फाइनल कर रहे हैं। यानी जेल के कायदे कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इसी साल कई बार उन पर जेल मैनुअल को तोड़ने का आरोप लग चुका है। जैसे जून में लालू अपने जन्मदिन पर परिवार से वीडियो कॉल करते हुए पाए गए। जुलाई में लालू के अस्पताल वार्ड में दरबार सजाने की तस्वीरें वायरल हुई। अक्टूबर में चुनावों के दौरान आरजेडी नेता सैयद अली ने लालू से मुलाकात की, तस्वीरें वायरल हुई। और अब लालू यादव का ये नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो अपना स्पीकर बनाने की जुगत कर रहे थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि 114 के मुकाबले 126 मतों से एनडीए के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। सियासत का एक खेल आपने बिहार में देख लिया अभी। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में जमीन की बंदरबांट का वो खेल, जिसमें घाटी वाले गुपकर गैंग के बहुत सारे सदस्य सवालों के घेरे में हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ इसमें महबूबा मुफ्ती के जम्मू वाले दफ्तर को भी लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इन दोनों नेताओं ने अपनी सफाई दी, लेकिन उससे पहले जम्मू की सड़कों पर जो जमकर हंगामा हुआ उसे भी देख लीजिए। पहले तो जमकर उड़ाई मलाई, और जब आरोप लगे तो जमीन पर शुरू हुई लड़ाई। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के जम्मू वाले घर के बाहर जैसे युद्ध छिड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो धक्का मुक्की हुई, फिर मारपीट की नौबत आई। पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए और प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह से सड़कों पर हैं। नजारा सुंजवा का है, जहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। पुलिस किस तरह यहाँ पर दल बल से मौजूद है, पुलिस की दल बल भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के जिस घर के बाहर ये बवाल हुआ, आरोप है कि उस घर को बनाने में सरकारी जमीन की लूट हुई।
बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करने पहुंचे तो पहले से ही मौजूद फारूक अब्दुल्ला के समर्थक उनसे भिड़ गए। इन्होंने तो रोज का ड्रामा मचा लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है पुलिस ने हमें इंश्योर किया कि कोई वहां तक नहीं पहुंचेगा, फिर कैसे पहुंचे लड़के वहां? ये तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीडर की प्रॉपर्टी को यहाँ करें। ये हमारा घर है यहाँ पे, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे, जाके निकलने नहीं देंगे उनको घर के बाहर। अब डीडीसी इलेक्शन आई है तो इनको याद आ गया 6 साल के लिए। 6 साल पहले कहाँ थे ये? जब ये मकान तब भी तो था, तब भी तो उनका रेजिडेंस था, तब उनको याद नहीं आया। रोशनी के नाम पर जम्मू कश्मीर में जो अंधेरगर्दी हुई उसमें पहले तो फारूक अब्दुल्ला के सुंजवान वाले घर और दफ्तर को लेकर ही सवाल उठे थे, लेकिन अब कुख्कार गैंग में फारूक अब्दुल्ला के साथ शामिल महबूबा मुफ्ती के दफ्तर को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि जम्मू के सुंजवान इलाके में पीडीपी का दफ्तर सरकारी जमीन पर बना है। जम्मू के सुंजवान इलाके में 3 कैनाल जमीन पर कब्जा करके पीडीपी का ऑफिस बना है। सरकारी जमीन पर कब्जा तब हुआ था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर के सीएम थे और सरकारी जमीन की लूट का ये खेल रोशनी कानून की आड़ में हुआ है। जो 25,000 करोड़ का जो घोटाला है, जैसे जैसे नाम बाहर आएंगे, और केवल यही नहीं, सदा ये मांग रही कि यहाँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और हम तो ये कहेंगे कि और भी जो घोटाले हैं उन पर भी इसी प्रकार निष्पक्ष जांच हो। हालांकि इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के जरिए सफाई भी दी। उन्होंने लिखा, श्रीनगर और जम्मू में पीडीपी के दफ्तर किराए पर हैं, उनका मालिकाना हक पार्टी के पास नहीं है। उस समय जो भी सत्ता में रहे होंगे, जब ये स्कैम हुआ या इस तरह का आरोप जो आ रहा है, तो उसकी सफाई तो देनी चाहिए। और जो भी लोग, जो वहाँ की जो मुकामी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसके नाम लिए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में, उनको खुद सब आगे बढ़कर सफाई देना चाहिए। अब जरा फारूक अब्दुल्ला का मामला भी समझ लीजिए। आरोप यह है कि जम्मू के सुंजवान में फारूक अब्दुल्ला का घर जंगल की जमीन पर बना है। दावा किया गया है कि यह बंगला 10 कैनाल यानी 54,450 वर्ग फुट जमीन पर बना है, जबकि इसमें 38,115 वर्ग फुट जमीन जंगल की है, यानी यहाँ पर भी गड़बड़ झाला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज उस पर सफाई दी और कहा, जम्मू वाले बंगले की जमीन का रोशनी स्कीम से कोई कनेक्शन नहीं है। जमीन घोटाले के सभी आरोप गलत हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही फारूक की पार्टी ने यह भी कहा कि जम्मू और श्रीनगर में पार्टी का दफ्तर रोशनी स्कीम के तहत है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रोशनी के नाम पर अंधेरगर्दी का ये पूरा मामला क्या है। आज से 19 साल पहले 2001 में जम्मू कश्मीर में एक कानून बनाया गया। इस कानून के मुताबिक जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, वो कुछ रकम देकर जमीन पर मालिकाना हक पा सकते हैं। यह कानून फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया था। दावा यह था कि इससे जो रकम आएगी उसका इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इसीलिए इस योजना का नाम रोशनी एक्ट रखा गया था। लेकिन इस कानून का इस्तेमाल रसूखदार लोगों ने अपने मुताबिक किया। सरकारी जमीन की बंदरबांट शुरू होगी। 2014 में आई सीएजी रिपोर्ट के बाद पता चला, एक नहीं कई पार्टियों से जुड़े हुए लोगों ने औने पौने दाम में सरकारी जमीनें हड़प ली। इनको जम्मू कश्मीर का रक्षक बनाया था, वो भक्षक बन के निकले। और हैरान हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद लैंड ग्रैबर निकला। जमीन की लूट कैसे हुई उसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि जिन जमीनों का मालिकाना हक देने के बदले उम्मीद थी कि सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ रुपए आएंगे, उसकी जगह सिर्फ 76 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। और दूसरी अहम बात यह है कि नियम के मुताबिक इस जमीन पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ अभी भी कई दफ्तर चल रहे हैं, यानी धड़ल्ले से नियमों का गलत इस्तेमाल किया गया। सच्चाई ये है कि राजनीति में करप्शन की बीमारी लाइलाज सी लगती है, लेकिन कोरोना का क्या करें? आजकल हर किसी को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सरकारें लोगों से एहतियात बरतने की गुजारिश कर रही हैं। राज्य सरकारें कई तरह की गाइडलाइंस बना रही है, लेकिन बसों में सफर करने वाली भीड़ पर किसी का ध्यान नहीं है। आज हम ऐसी ही एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ लोगों की लापरवाही नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम को भी आगाह करती है कि अगर बसों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कराई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। बसों में इस वक्त यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। तमाम कोरोना से जुड़े नियम तो है, बनाए गए हैं, लेकिन
वो नियम का पालन होते हुए दिख नहीं रहा। कोरोना की वजह से ना सब लोग डर के मारे अपने घर को भाग रहे हैं। जाना इतना जरूरी है तो क्या कर सकते हैं। सैनिटाइजर वगैरह कहीं कुछ किया गया, आपको दिया गया यहाँ पे सैनिटाइज करा? सैनिटाइजर तो अभी कुछ नहीं मिला है। देख सकते हैं कि यही बस, इसमें पूरी सवारी बैठी हुई है। जहाँ 3 सीट की सवारी है वहाँ 3 लोग बैठे हैं, जहाँ 2 जनों के बैठने की क्षमता है वहाँ 2 लोग बैठे हैं। ये भीड़, ये लापरवाही और ये बहानेबाजी तब है। अरे मास्क तो लगा के रखा हूँ सर, फिर भी इतनी भीड़ में तो क्या करें, अब तो जाना पड़ेगा ना। जब कोरोना का वायरस एक बार फिर देश के कई शहरों में अपना असर दिखा रहा है। सरकारें लोगों को सतर्क कर रही हैं, तरह तरह के नियम कानून बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, लेकिन लोगों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूसरे बड़े शहरों में बस से सफर करने वाले लोग और बस के ड्राइवर कंडक्टर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज हम उसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के ISBT बस अड्डे की तस्वीरें। इस वक्त हम मौजूद हैं ISBT पे, जहां से मेरठ के लिए ये बस निकल रही है। आप देखिए एक एक करके भीड़ बढ़ रही है। जहां तक बात है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोरोना का डर आपको नहीं लग रहा है इतने लोग के साथ बैठे? डर तो है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बस में जो लोग चढ़ रहे हैं बिना मास्क के रह रहे हैं, तो उनको आप टोक रहे हैं? मैडम जब टिकट निकालेंगे तब सबको टोक दिया जाएगा, मास्क लगाओ। अच्छा अच्छा, और क्या क्या आप लोगों को बोला गया कि सैनिटाइजर वगैरह आप रखें? सैनिटाइजर करते हैं जी। लेकिन भैया भीड़ तो जो है वो काफी रह रही है ना? मैडम भीड़ तो रहेगी गाड़ियों में, गाड़ी में भीड़ रह रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। और हर बस का यही हाल है? यही हाल है सब। सुना, बस का कंडक्टर खुद ही कह रहा है कि बसों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। हर सीट पर यात्री बैठे हुए हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं है। जिस वक्त हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उस वक्त बस चल पड़ी थी और आप खुद देख सकते हैं कि पूरी बस यात्रियों से भरी है। सीट काफी छोटी है, ऐसे में लोगों को एक दूसरे से चिपक करके बैठना पड़ रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पे, और देखिए रियलिटी चेक में तो यही दिख रहा है कि सिर्फ लोग जो है वो मास्क में नजर आ रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि लोग खुद ही सुरक्षा चाहते हैं। घरों से मास्क लगा करके आए हैं, अलग से इन्हें कोई भी बात नहीं बोली गई है। ISBT बस अड्डे से हमने दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे का रुख किया। यहाँ हम दिल्ली से आगरा जा रही एक डबल डेकर बस के अंदर दाखिल हुए, तो हमने देखा यहाँ पर भी लोग बेहद करीब बैठे हुए हैं। जाना इतना जरूरी है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो वेट कर रहे थे कैब का। जाना तो जरूरी है, शादी है हमारे घर में। एक सीट पे 4 बंदे बिठा के भेज रहे हैं ये लोग। अच्छा। और किराया भी ले रहा है 300 रुपए पर बंदा। बसों में इस वक्त यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। तमाम कोरोना से जुड़े नियम तो है, बनाए गए हैं, लेकिन वो नियम का पालन होते हुए दिख नहीं रहा। आप देखिए हर जगह भीड़ है बस अड्डों पे। हमने बस के कंडक्टर से बात की और जानना चाहा कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा, तो सुनिए उसका क्या कहना है। बीच में जितनी सवारी आप देख के आए ना, लगभग एक फैमिली के साथ एक ही लोग हैं, या फिर इसके अलावा जो बंदे बैठे हैं सैनिटाइजर के साथ बैठे हुए हैं सारे। लोगों को डर सता रहा है कि यहाँ से हम घर कैसे पहुँचे, इसलिए सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कोई वैसे कोरोना की वजह से ना सब लोग डर के मारे अपने घर को भाग रहे हैं। कंडक्टर अपने तर्क दे रहा है, लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई की तस्वीर। मुंबई में बेस्ट की बसों में भीड़ खचाखच नजर आ रही है। एबीपी न्यूज मुंबई की सड़कों पर पड़ताल करके आपको बता रहा है बसों में भीड़ कैसी है। और देखिए जो ये बसें गुजर रही हैं, बेस्ट के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, भरी हुई हैं तमाम जो इसमें सवारियां हैं। देखिए किस तरीके से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन सीमित है, सीमित ट्रांसपोर्ट के साधनों के बीच में इसमें जो सवारियां हैं वो भरी हुई हैं। आपको एक नज़र अंदर चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर जोरदार भीड़ है, और अंदर जो यात्री भरे हुए हैं उन यात्रियों से आप समझिए कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के सीमित साधनों के बीच में लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है यात्रा करना। हम लोग को भी डर लगता है, इस वजह से हम लोग भी बोलते पैसेंजर को भाई मास्क लगाओ, सैनिटाइजर कर लो, जो भी है आप जरा सतर्क कर रहे हो। हम लोग तो क्या अभी जैसे हम लोग की कंपनी ने हम लोग को बताया हुआ है कि 100% पूरा पैसेंजर को लेके जाओ और लेके आओ। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। जयपुर की ये तस्वीरें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन दावों पर सवाल खड़े करती हैं जो एक दिन पहले पीएम मोदी से वर्चुअल मीटिंग में कह रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान ठोस कदम उठा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम जयपुर से अलीगढ़ जा रही एक बस के अंदर घुसी तो साफ दिखा कि बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा।
मैं इस वक्त हूँ राजस्थान रोडवेज की जयपुर से अलीगढ़ जा रही पैसेंजर बस में। आप देख सकते हैं कि यही बस, इसमें पूरी सवारी बैठी हुई है। जहाँ 3 सीट की सवारी है वहाँ 3 लोग बैठे हैं, जहाँ 2 जनों के बैठने की क्षमता है वहाँ 2 लोग बैठे हैं। मजबूरी में जा रहे हैं। मजबूरी में जा रहे हैं। कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी गई? नहीं छोड़ी गई। तो लगता नहीं है कि डर बना रहेगा? डर तो है। डर नहीं लगता कोरोना का? लगता है, फिर मजबूरी है ये। लोग कह रहे हैं कि वो करें तो क्या करें, मजबूरी है, इसलिए भीड़ वाली बस में सफर कर रहे हैं। राजस्थान में ये लापरवाही तब है जब वहां कोरोना के 2,50,482 केस हैं। एक्टिव केसों की संख्या है 25,197। लखनऊ की तस्वीरें देखिए, यहां तो कई मुसाफिरों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखाई दे रहा। कैसरबाग बस अड्डे में एबीपी न्यूज की टीम गई तो हमने देखा कि यहाँ सफाई कर्मी ही बिना मास्क के था। तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया चेहरे पे? ये करता ना, बैठता है ना, बालों पे इसी मारे। नहीं, मास्क तो मुंह पे लगाते हैं ना, बालों की बात नहीं। मास्क टूट गया मेरा, इसी मारे भी मंगाया है मैंने। तुम्हें एंट्री कैसे दी बस अड्डे के अंदर जो तुम मास्क नहीं लगाए? मास्क अभी अंदर पहले था, अभी जस्ट अभी टूटा है ना। तो जो पहली सीढ़ी है कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, वही कितने बेफिक्र हैं। और भी आप देख सकते हैं कई सारे लोग ऐसे हैं। स्टॉल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्टॉल हैं यहाँ के, चाय और तमाम नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके चेहरों पर भी कोई मास्क नहीं लगा है। और ये भीतर हैं यहाँ पर जो लोगों को तमाम तरह का सामान दे रहे हैं, वो खुद ही मास्क नहीं लगाए हैं। और जैसे ही देखिए कैमरा इनकी तरफ आया तो ये अपना मास्क ढूंढ रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मुंह धो के आ रहे हैं, आप चाय पीने जा रहे थे। प्रयागराज में भी लापरवाही का यही आलम है। रोडवेज की बसों में कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। रिपोर्टर ने टोका तो बहानेबाजी सुनी। अब बस में सफर कर रही हैं, मास्क भी नहीं लगा रखा है आप? मास्क मेरे पास, मेरा भाई अभी चढ़े है तो गिर गया नीचे ना, तो टोकने के बाद इन्होंने मास्क लगाना शुरू किया है। ड्राइवर ने खुद मास्क नहीं लगा रखा है, तो वो किस तरह से दूसरों को टोकते होंगे, किस तरह लोगों को समझाते होंगे, उसके बारे में खुद ही समझा जा सकता है। यहाँ सैनिटाइजेशन का भी कोई इंतजाम नहीं है। एक बस आती है, खाली होती है, रुकती है और उसके बाद तुरंत फिर से भर जाती है। देश के कई शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के सूरत में भी हमें बसों में ऐसी ही भीड़भाड़ नजर आई। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। कई शहरों में बसों में सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा। भीड़ को रोकने का कोई तरीका नहीं है और कई जगह तो लोग मास्क ही नहीं लगा रहे। सवाल यह है कि अगर इसी तरह की लापरवाही जारी रही तो कोरोना को काबू में कैसे किया जा सकेगा? देखिए, अपने आप को सेफ रखने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है, वो सिर्फ आप ही ले सकते हैं। मास्क जरूरी है। कोरोना काल, ऊपर से कुदरत की मार, लोगों को मुसीबत का सामना हर रोज करना पड़ रहा है, हर मौसम में करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत में देखिए चक्रवाती तूफान लोगों को डरा रहा है। उधर पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पर्यटकों को ये तस्वीर लुभाती जरूर है, मतलब हम जब स्क्रीन पर देखेंगे, पिक्चर्स में देखेंगे तो हमें बड़ी लुभाएगी, लेकिन पहाड़ में रहने वालों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं है। आप भी एक नजर डालिए। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि उत्तराखंड बर्फ की सफेद मोटी चादर से लिपट गया। ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। यहाँ औली में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई। औली में अब तक 5 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिसके बाद ऊंचाई वाले पूरे इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लगातार हिमपात होने से जहां तापमान तेजी से गिर रहा है, वहीं पर्यटक इस कड़कड़ाती ठंड के बीच स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। हम औली आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बर्फबारी होने से सब कुछ बर्फ की आगोश में घिर गया। यहाँ 1 फीट तक स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से बद्रीनाथ का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी सामने आई। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें टीवी पर जितनी अच्छी दिख रही हैं, उतनी ही अब ये वहां के लोगों के लिए आफत बनती जा रही है।
राजौरी के पीर पंजाल रेंज में 6 फीट तक बर्फ गिरी, जिसके बाद सड़कें जाम हो गई। बर्फ की इस मोटी परत को हटाने के लिए मशीनों की मदद के साथ साथ कर्मचारी भी जुटे हैं। लिंक रोड डीकेजी में 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिसके बाद इसे गाड़ियों के लिए बंद कर दिया था। वहीं राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड पहले ही बंद है। अभी सिर्फ काम कर रहे हैं डीकेजी थाना मंडी से लेके डीकेजी तक। अब रात को ये रोड बंद हो चुकी थी, इतनी बर्फबारी है, रात को रोड बंद थी, गाड़ियां बंद थी। आज सुबह से हम लगे हैं, सुबह 7 बजे हमको फोन किया कि बस सभी लोग आ जाओ इधर। जवाहर टनल के पास भी बर्फबारी ट्रैफिक पर असर डाल रही है। ट्रैफिक स्लो हो गया है, जबकि सड़कों पर फिसलन बढ़ती जा रही है। ऐसे में श्रीनगर से जम्मू जाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसा हमने कहा कि जब दूर से देखते हैं, जब आप सैलानी होते हैं, तो वो तस्वीरें कुछ दिनों के लिए आपको पसंद आती है, लेकिन वहां रहने वालों के लिए आफत। उत्तर प्रदेश की खबर है, राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है। अब लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि लखनऊ में अब सार्वजनिक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना नामुमकिन है। इस पर पाबंदी लग गई है। इसके अलावा किसी भी तरह के आयोजन से पहले अब पुलिस से आपको परमिशन लेनी होगी।